हमारे दोस्त थे डॉक्टर लईक मिर्जा साहब, उनकी बीवी फिनलैंड की थी। खुर्शीद कसूरी साहब की बीवी ने एक कोठी किराए पे ली, शामी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, खालिद साहब मौजूद हैं, सब लोग जानते हैं, अपने घर के साथ, और वहां एक बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है उसका इजरा किया। लाहौर में जिस की गोरी बीवी थी उसको कहा हो तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, उसने कहा बट आई एम फिनिश, बट यू लुक लाइक इंग्लिश, क्योंकि यू लुक लाइक इंग्लिश तो आओ हमारा स्कूल चलेगा। 79 में वो स्कूल खुला है, 86 तक पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर उसकी ब्रांच खुल गई थी। मैंने अपनी जेब से 5000 दिया, उसने अपनी जेब से 7000 दिया, हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, खा गया। लेकिन बुनियादी मसला पता है क्या है? बुनियादी मसला यह है कि मेरे नबी को और प्लेटो को और अरिस्टोटल को तोलने का पैमाना एक बना दिया गया है कि ये चूंकि अरिस्टोटल ये चीजें करता रहा है, इसलिए चूंकि अलेक्जेंडर जो था ही वो चौथा नंबर वही है ना, ही वाज अ सक्सेसफुल पर्सन, इसलिए रसूल अकरम भी सक्सेसफुल है। क्योंकि अलेक्जेंडर बेशक कत्ल करता रहे, अलेक्जेंडर बेशक साफी उसको सफारतकारों को कत्ल करता रहे, अलेक्जेंडर बेशक अपना ईरान में आके पूरे के पूरे पर्सिपोलिस को आग लगा दे, अलेक्जेंडर इज द ग्रेट। पंजाबी में कब्बा कहते हैं वो थी, तो कभी इस मालिक मकान से लड़ते थे। हमें कौन है कि जो बिल्कुल हमारी शख्सियत को तबाह कर रहा है और हमारी शख्सियत को जिसे कहते हैं एक शौदाला का चूहा बना रहा है, वो पूरा का पूरा सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर बहस करते हुए उसने सबसे अहम तरीन बात यह की है, जिसका अंग्रेजी फिक्रा यह है कि यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज, तुम किसी दूसरे की जुबान में इल्म तो हासिल कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज। लेकिन तुम्हारी तख्लीकी सलाहियत किसी दूसरी जुबान में पनप नहीं सकती। आगे एक जगह बात कर रहा था, उसने कहा आप इतने यूनिफॉर्मेटिव कल्चर के खिलाफ क्या हो? मैंने कहा यूनिफॉर्मेटिव कल्चर की बेहतरीन मिसाल जो है वो बैंकॉक में जाके देख लें। 8.5 लाख रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स हैं, $10 लेके निकलती हैं, सुबह सवेरे मैकडॉनल्ड का बर्गर खाती हैं, नाइकी का शू खरीदते हैं, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा लेते हैं। उर्दू के निफाज के मामले पर अमल दरामद न करना आइन की दफ़ा 5 की खिलाफ वर्जी है और जिसकी सज़ा आइन की दफ़ा 6 है। तो अब ये मामला अब एक बार फिर यकसा निसाब के नाम पर और फिर उर्दू के निफाज के मामले पर फिर एक दफ़ा एक बहस गर्मा गर्म बहस शुरू हुई है। तो इसमें उर्दू बड़ी मजलूम ज़बान है, लेकिन उसके वकील बड़े मजबूत हैं, जिनमें एक बड़े वकील जनाबे ओरिया मकबूल जान है। ओरिया साहब ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, अब दूसरे भी बड़े मौज़ूआत पर वो लिखते हैं, लेकिन उर्दू की हिमायत में उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है, अपनी तकारीर में भी इस पर गुफ्तगू की है। इनकी तहरीर की सलाहियतें आप इनके कॉलम में देखते हैं और इनके तकरीर के जौहर आप अब देखेंगे। तो मैं कोई वक्त ज़ाया किए बगैर जनाब रऊफ़ ताहिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो जनाब ओरिया मकबूल जान और आज के मौजू के बारे में कुछ इब्तदाई गुफ्तगू कर लें, फिर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से दरख्वास्त करेंगे कि वो मौजू पर खुलकर बात करें। बाद में सवाल और जवाब की नशिस्त होगी इंशाअल्लाह, और हमें उम्मीद है कि ओरिया साहब कोई पहलू तिश्ना नहीं छोड़ेंगे जिस पर किसी सवाल की गुंजाइश रह जाए। जनाब रऊफ़ ताहिर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू के बारे में तो जनाब ओरिया मकबूल जान ही खिताब फरमाएंगे। अभी तासीर मुस्वा साहब ने कहा कि उर्दू के साथ हम जो सलूक कर रहे हैं और हमारी हुकूमतें जो सलूक कर रही हैं उस पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है। अब ये पता नहीं कि ये हाई ट्रीजन में आता है कि नहीं आता, लेकिन पिछले दिनों जब कौमी ज़ुबान तहरीक बहन कमर फातिमा और ज़मीर भट्टी साहब की उन्होंने यहाँ पे तकरीब का एहतमाम किया था, तो शामिर साहब ने एक बहुत अहम नुकता उठाया था चीफ जस्टिस जब्बार ख्वाजा के फैसले के हवाले से कि बहरहाल तौहीन अदालत का केस तो जरूर बनता है जी, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर 5 साल तक भी उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक मेरे मोहतरम भाई और उस्ताद, और मैं उन्हें मुरब्बी भी कहूँ, अगरचे उम्र में वो शायद मुझसे 1 साल छोटे हो, तो मुबालगा नहीं होगा। ओरिया मकबूल जान साहब का तारुफ तो मेरे ख्याल में कराने की ज़रूरत नहीं है। हम में से कौन है कि जो ओरिया मकबूल जान से वाकिफ़ ना हो। कभी एक टीवी पे मुस्तकिल प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह रात को प्राइम टाइम में, और उसी दिन एक और टीवी पे भी शुरका में मौजूद होते हैं। अगले दिन हम इन्हें एक अखबार के मेन एडिटोरियल पेज पे कॉलम निगार की सूरत में देखते हैं,
तो यूँ लगता है कि सारे आलम पर मैं हूँ छाया हुआ, और आगे मैं मानूँ या ना मानूँ और मुस्तरद है मेरा फरमाया हुआ। ये इनका स्टाइल होता है हमारे भाईजान का। तो मेरा और ये मकबूल जान साहब से जो गायबाना तारुफ हुआ, ये इनके कॉलम थे जी। मैं जद्दे में था तो उन दिनों चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब मुअत्तल हुए थे। पहली मुअत्तली उनकी जो थी मार्च 2007 वाली। अब मुमकिन इससे पहले भी ओरिया भाई लिखते हों, लेकिन मेरा इनसे जो तारुफ बतौर कॉलम निगार के वो उन दिनों था। और आपको मालूम है कितना हसास मौजू था, और उस दौर के डिक्टेटर ने उसे अपनी इज्जत का मसला बना लिया था। और गालिबन पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका था कि एक चीफ जस्टिस को यूँ मुअत्तल किया गया। या तो उसमें मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो अपनी जगह एक बड़ा जुर्रतमंदाना था। मुझे याद है मैं टीवी देख रहा था तो मुजीबुर रहमान शामी साहब बीपर पे कह रहे थे कि जिस तरह 12 अक्टूबर 1999 को अपने चीफ की बरतरफी पे उसके इदारे ने यकजहती का इजहार किया था, अब देखना ये है कि अदलिया जो है ये अपने चीफ की बरतरफी पे इजहार यकजहती कैसे करती है या नहीं करती है। तो उन दिनों जो कॉलम लिखे गए चीफ जस्टिस साहब की हिमायत में, उनमें ओरिया मकबूल जान साहब का कॉलम जो था ये भी बड़ा ज़ोरदार कॉलम होता था। और मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि ओरिया मकबूल जान साहब उन दिनों में भी DMG के एक बड़े अफसर थे 20वें ग्रेड में। तो 20वें ग्रेड में सर्विस में होते हुए एक ब्यूरोक्रेट का इस तरह एक बहुत अहम सियासी मसले पे, जो असल में तो अदलिया की बहाली और अदलिया की आज़ादी का मसला था, उस पे इस जरूरत के साथ लिखना, अब पता नहीं कायदो ज़वाबित जो है वो इसकी इजाज़त देते या नहीं देते सर्विस रूल्स के तहत। देखिए 12 इन्होंने बड़ी जरूरत के साथ वो कॉलम लिखे, और यूँ जनाब हम अपने भाई ओरिया मकबूल जान साहब जो है इनकी मोहब्बत के, इनकी अकीदत के, एहतराम, जितने भी इस तरह के अल्फाज होते हो सकते हैं उसके असीर होते चले गए। फिर ओरिया मकबूल जान साहब पंजाब में आ गए जी सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे, और उस दौर की वज़ीर आला साहब बड़े खुश थे कि एक बड़ा बासूल और बड़ा एनर्जेटिक और बड़ा बासलाहियत और अहलियत वाला सेक्रेटरी इत्तलात उन्हें नसीब हो गया। लेकिन शायद वो ओरिया मकबूल जान साहब के मजाज से और उन्हें आशनाई नहीं थी, शनासाई नहीं थी। चुनांचे उनसे पहला फड्डा ओरिया मकबूल जान साहब का यूँ हुआ कि जब PC के पास एक बड़े और ताकतवर नीम सरकारी इदारे के लिए ये कहा गया वज़ीर आला की तरफ से कि जी एक निस्बतन गरीब और कमज़ोर इदारा भी वहीं पे पहलू में है, उसका प्लॉट इस बड़े इदारे के सुपुर्द कर दिया जाए। उस इदारे के सरपरस्त जो थे वो भी बड़ी मतलब ज़बरदस्त शख्सियत थे। तो ओरिया मकबूल जान साहब ने माज़रत कर ली कि जनाब नहीं, सॉरी, कानून के मुताबिक तो ये काम नहीं हो सकता है कि ये प्लॉट जो फला इदारे का है उसे इस इदारे को मुंतकिल कर दिया जाए। अब जाहिर बात है चीफ साहब के लिए ये बात बड़ी हैरत की बात थी कि कोई ब्यूरोक्रेट इनकार भी कर सकता है। फिर गालिबन एक और वाकया ये हुआ जी के अल हमरा में कि वो जो ऑडिटोरियम था उसमें कुछ आलात की तनसीब का मामला था, ये गालिबन कर्टन का मामला था। तो वज़ीर आला साहब ने हुक्म दिया कि ये काम होना चाहिए सेक्रेटरी इत्तलात साहब को। अब सेक्रेटरी इत्तलात साहब ने जब उसके लिए तफ्तीश की, तहकीक की, तो इन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ का मौसम जो है ये उसके लिए साजगार नहीं है और ये पैसे ज़ाया जाएंगे। चुनांचे जब इनसे पूछा गया इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लायंस रिपोर्ट होता है जी, हाँ कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी गई कि जनाब वो सेक्रेटरी साहब तो आपको क्या सी, उन्होंने जी यहाँ का मौसम उसके लिए साजगार नहीं है और वो पैसे ज़ाया जाएंगे। तो उसके बाद इनका उनसे जो मुकालमा हुआ मैं यहाँ उसे नहीं दोहराना चाहूँगा। फिर उसके बाद बात मुकम्मल ख़त्म कर रहा हूँ जी, इसलिए कि ओरिया साहब के बारे में बात हो तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और लिखी जाएंगे किताब दिल की तफसीरें बहुत होंगी या ख्वाब जवानी तेरी ताबीरें बहुत। ओरिया साहब तो कॉलम का नहीं बल्कि पूरी किताब का मौजू है। तो मैं आपकी अपनी बात समेटते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ जी कि उसके बाद लाहौर जो वॉल सिटी है
इसकी तज़ीन व आराइश और इसकी वो जो मामला था, इसकी बहाली का मामला जो था, उसके लिए उस वक्त की हुकूमत ने वार्ड सिटी अथॉरिटी बनाई और जनाब औरिया मकबूल जान जो है वो उसके सरबराह करार पाए। और मैं गालिब उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बहुत तारीफ़ की जी। औरिया मकबूल जान साहब ने जब वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की औरिया मकबूल जान साहब की कारगुजारी की। तो ये आदमी जिसने 24 साल दिए DMG ग्रुप को जी, और बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके का इंतखाब किया अपनी मर्जी के साथ, वो 21वें स्केल में रिटायर हो गए और 20वें से 21वें स्केल में जाने के लिए भी इन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। 22वां स्केल भी इनके लिए ड्यू था, लेकिन उस बोर्ड का इजलास जो है, वो प्रमोशन बोर्ड जो होता है, उसका इजलास इनकी रिटायरमेंट के अगले दिन मुनक़द हुआ। चुनाचे ये 21वें ग्रेड ही में रिटायर हो गए। हमारी खुशबख्ती है जी ट्रस्ट की और फिक्री फोरम की कि जनाब औरिया मकबूल जान जो है ये आज इस अहम मौजू पे इजहार ख्याल के लिए और तज़िये के लिए हमें दस्तयाब है। हम यकीनन इनके तज़िये से, इनके इल्म फजल से फैज़याब हो गए। बड़ी मेहरबानी जनाब। हज़रात, आज का मौजू है निफाज़ उर्दू के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में हायल रुकावटें। उर्दू के मामले में जब भी बात होती है तो हम आमतौर पे उर्दू की कसीदा खानी करते हैं कि बड़ी इसकी अहमियत है, इसके दामन में चीज़ों को समेट लेने की बड़ी गुंजाइश है, और ये कि उर्दू दूसरी बहुत सी ज़बानों से बेहतर है। और कभी कभी ये बहस भी शुरू हो जाती है कि उर्दू कहीं इलाकाई ज़बानों को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, लेकिन हमने खाई कोशिश ये की है कि ये सब उर्दू के बारे उर्दू की हिमायत में और उसके जो कसीदा खानी होती रही है वो तो उसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब असल बात यह है कि उर्दू पर अमल दरामद कैसे होता है और कब होता है, और अगर वो नहीं हो रहा तो उसमें क्या रुकावट है। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर अमल दरामद ना होना, और अमल दरामद फिर खुद सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी अमल दरामद ना होना, ये एक ऐसी तौहीन अदालत है कि जिसके बारे में ये फैसला होना बाकी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद इसकी तौहीन कर रहे हैं, वो फैसले उर्दू में नहीं लिख रहे, वो समातें उर्दू में नहीं कर रहे, तो फिर इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा। तो ये एक मुश्किल और पेचीदा मौजू है। मैं कोई वक्त ज़ाया किए बगैर जनाब औरिया मकबूल जान से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मामले में तफसील से अपनी गुफ्तगू करें। जनाब औरिया मकबूल जान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बारे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मध्य में गुफ्तगू की गई है, मैं बग़ैर किसी लगी लिपटी रखे इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इसका सज़ावार नहीं हूँ और इसका लायक नहीं हूँ। सरकार की नौकरी के दौरान अगर आप सरकार के उस पैसे को हलाल नहीं करते तो आप जुर्म कर रहे होते हैं, और अगर हलाल कर रहे होते हैं तो आपने को बड़ा तमगा सीने पे नहीं सजाया, आपको तनख्वाह उस चीज़ की मिलती है। और जो तनख्वाह का हक अदा नहीं करता, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बहुत बड़े जर्नैल मॉन्टगोमरी जो हैं वो वज़ीर आज़म बरतानिया के दफ्तर में एक दरख्वास्त लेके दाखिल हुए। हजरत ने शादी नहीं की थी और ये वो शख्स था जिसने आलमीन वाली टैंकों की जंग जीती थी, और कहते हैं कि अगर नॉर्मंडी फतह ना होता तो आज जंग अजीम का नक्शा कुछ और होता। तो उन्होंने कभी तबीयत बड़ी, जिससे पंजाबी में कब्बा कहते हैं वो थी, तो कभी इस मालिक मकान से लड़ते थे, कभी इस मालिक मकान से लड़ते थे। तो उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी है, दरख्वास्त लिख के वज़ीर आज़म बरतानिया को देने गए तो बाहर आके उसने उनको रिसीव किया और अंदर ले गया। फरमाइए, उन्होंने कहा ये दरख्वास्त है, मुझे या तो कोई ज़री ज़मीन दे दे, मैं वहाँ जाके ज़मीन की आबादकारी करूँ और कुछ करूँ, मेरी बड़ी खिदमात हैं, या एक घर दे दे मेरे मरने तक वो मेरा हो। तो मलका बरतानिया का वज़ीर आज़म का जवाब था कि मैंने मालूमात हासिल की हैं,
आपको आपकी तनख्वाह ताजे बरतानिया देती रही है और मेरी मालूमात के मुताबिक 1 घंटा भी वो तनख्वाह लेट नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि वजीर आजम बरतानिया के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि आपको कोई प्लॉट दे दे या आपको कोई घर दे दे। तो ये कोई तारीफ की बात नहीं होती कि एक शख्स जो है वो ईमानदारी से काम करता रहा है, उसको ईमानदारी से काम करने की तनख्वाह मिलती है। और वो यहाँ पर सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ जो तस्वर बना लिया गया है कि एक आदमी जो कि नौकरी जो है ढंग से अदा करता है वो कोई अजीब-ओ-गरीब किस्म की मखलूक है। बहरहाल ये इसलिए मैं कोई लायक सलाहवार नहीं हूँ। बहुत सारी कोताहियां मैं अपनी खुद भी गिनवा सकता हूं कि जहां मैं नहीं कर सका। बिल्कुल शुरू में आगाज में जब बंदा नौकरी में दाखिल होता है तो बड़ा उसको जी चाहता है कि वो इस 20 ग्रेड में पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी लगेगी। ये बड़े अरसे के बाद फिर और बहुत सारी जंजीरें होती हैं, बहुत सारी जगहों पर बंदा कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। बहुत सारे गिनवा सकता हूँ, लेकिन वो सिस्टम के अंदर मैं समझता हूं कि मैं वाकई उससे का हक अदा नहीं कर सका था। मैंने 1-2 दफा लिखा भी है कि यहां मुझे बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोल सका। और आज तक मैं अपने आप को तकलीफ में महसूस करता हूं कि जब वो नहीं बोल सका था। गुफ्तगू देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, ये एक ऐसा फैसला है कि जो पाकिस्तान की लाइब्रेरीज के अंदर उन एक किताबों की तरह सजा हुआ है, जिन किताबों की तरह जैसे बाकी किताबें सजी होती हैं, और ये आइंदा सजा रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो फैसला कभी भी नाफिजुल अमल नहीं होता जिसके लिए हमने राह हमवार नहीं की होती पूरे मुल्क के अंदर। और राह हमवार करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यह है कि आप पब्लिक राय आमा अख्तियार करें, वोट उठाएं, फलां करें। एक होता है कि आप किन लोगों को कहां और किस जगह हिट करते हैं और कैसे उनको लेके चलते हैं। आज से तकरीबन कोई 50 साल पहले न्यूयॉर्क में एक शख्स उठा था, उसका नाम था जॉन टेलर गेटर। इसकी 2 किताबें मैं अक्सर कहता हूं पाकिस्तान में तर्जमा भी होनी चाहिए और पाकिस्तान में पढ़ाई भी जानी चाहिए। उसकी एक किताब थी वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन। हम अभी तक यही करते हैं कि इंसानियत को तबाह करने के लिए वो हथियार बहुत जबरदस्त हैं कि जो हथियार जो है बम की सूरत इराक में गिराए जाते हैं या किसी और जगह। उसने कहा नहीं, ये जो मास इंस्ट्रक्शन है ना, ये जो इल्म की इतनी बड़ी बौछार की जाती है मुस्तकिल तौर पर लोगों की, ये इंसान को तबाह कर रही है। और उसने रॉकफेलर से लेके अब तक जो हमारा उनका अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम की पूरी तफसील बयान की है कि इसने कैसे इसको तबाह किया। उसकी फिर दूसरी किताब आई डंपिंग अस डाउन। हमें कौन है कि जो बिल्कुल हमारी शख्सियत को तबाह कर रहा है और हमारी शख्सियत को जिसे कहते हैं एक शौदाला का चूहा बना रहा है, वो पूरा का पूरा सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर बहस करते हुए उसने सबसे अहम तरीन बात यह की है, जिसका अंग्रेजी फिक्रा यह है कि यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज। तुम किसी दूसरे की जुबान में इल्म तो हासिल कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज। लेकिन तुम्हारी तख्लीकी सलाहियत किसी दूसरी जुबान में पनप नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। मसला यह है कि आज आप पाकिस्तान के किसी भी जगह जाएं, आप अपना केस पेश करने के लिए खड़े हों तो आप अपना केस ढंग से पेश नहीं कर पाते। और उसके अंदर सबसे बुनियादी सवाल आपसे आपका जो सुनने वाला है वो कहता है मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मैं बच्चों को अपने स्कूल से उठा के कहां डालूं, मैं उनका मुस्तकबिल तबाह कर दूं। उसने तो आगे जाके हार्वर्ड में पढ़ना है, उसने आगे जाके फलां जगह पढ़ना है, उसने ये करना है, मैं क्या करूं। ये सवाल दुनिया की हर कौम के सामने रहा है। ये मेरे सामने, आपके सामने, किसी और के सामने, दुनिया की हर कौम के सामने सवाल रहा है। और आइए सिर्फ चंद सेकंड आपको मैं तारीख के थोड़े से झरोके के अंदर से लेके चलता हूं और आपको हैरानी होगी कि एक छोटे से मामले के अंदर अगर आप खड़े हो जाएं तो वो पूरी की पूरी ताकतें कैसे आपके सामने खड़ी होती हैं। 1986 मैं सिविल सर्विस एकेडमी से मैं पास आउट हुआ था और मैंने अपने आप के साथ एक वादा किया था कि मैं उस जुबान में नहीं बोलूंगा जिस जुबान में मुझे 2 साल यहां पढ़ाया गया। जब भी कभी कहीं गया हूं, मैंने उस जुबान में इंट्रो देने के बाद उर्दू में बोला है कि क्यों, कि मैं समझता हूं कि कोई दुनिया के अंदर, कोई पाकिस्तान के अंदर शेर का बच्चा मैंने ऐसा नहीं देखा जो अंग्रेजी में बोल रहा हो तो उसका एक्सप्रेशन 30% नीचे ना गिर जाए, 70% नीचे।
मुझे आज तक सिविल सर्विसेज एकेडमी में, मुझे आज तक स्टाफ कॉलेज में, मुझे आज तक डिपा में नहीं बुलाया गया। खालिद साहब बैठे हुए हैं, ये दोनों के अदारों से पूछने के लिए बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, आज तक नहीं मुझे बुलाया गया। उसकी वजह यह है कि मैं पर्सोना नॉन ग्रेटा, मैं उनके नाकाबिल कबूल शख्स हूं, मैं उनकी रिवायत तोड़ता हूं, मैं गुफ्तगू नहीं करता उनके सामने, मैं उनके अंदर से हूं, उनका आदमी हूं। मैं जानता हूं कि ये कितने मुनाफिक लोग हैं, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में वो वाहिद मुल्क, बदकिस्मत मुल्क है कि जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर से लेके वजीर आजम तक हर मीटिंग उर्दू में होती है, लेकिन उसके मिनट्स अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। ये दुनिया में कौन सा मुल्क है? या तो बोलो अंग्रेजी में, फिर तुम्हारी अंग्रेजी 10 के बाद खत्म हो जाती है, तुम्हारे वजीर आजम की खत्म हो जाती है, तुम्हारे इमरान खान के ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ उसकी भी खत्म हो जाती है। वाहिद मुनाफिक शहर मुल्क है कि जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी जब मीटिंग करता है तो पंजाबी में कर रहा होता है, सिंधी में कर रहा होता है, उर्दू में कर रहा होता है, मिनट्स अंग्रेजी में क्रिएट करा रहा होता है। जिस अदलिया ने ये फैसला दिया है, उस अदलिया के अंदर हमने बचपन में जो ट्रेनिंग की थी सेशन जज के साथ बैठ के, एक बंदा जो है वो सामने एविडेंस उर्दू में रिकॉर्ड करा रहा होता है, वो टाइपिस्ट को अंग्रेजी में तर्जमा कर, मुझे ये बताओ दुनिया में कहां एविडेंस होता है ऐसा, कहां पर ऐसे दिया जाता? नहीं दिया जाता। हमारी शुरू से लेके आखिर तक कोई एक, जिसे कहना बिजनेस ऑफ द स्टेट, स्वाय उर्दू के किसी और जुबान में नहीं होता। सिविल सर्विस में जो एक लड़का पठान आता है, ये पूछो इनाम गनी से कैसे बोलता है, पठान है, पश्तो जानता है क्या? यहां पश्तो बोलता है क्या? पंजाब में अंग्रेजी बोलता है? मर्दान का रहने वाला है ना ये। बलूचिस्तान में जब पंजाबी जाता है तो क्या उर्दू अंग्रेजी बोलता है? सीधी वहां। और इतनी मुनाफकत है, इतनी मुनाफकत है कि ये सारे के सारे लोग अगर उनको अंग्रेजी बोलनी पड़ जाए अपने साल के साथ, ये उसके बाद इनके माथे में पसीना आ जाए। लेकिन बुनियादी वजह यह है कि स्कीम ऑफ इवेंट, और ये अंग्रेज ने नहीं दिया, मैं आज भी कहता हूं अंग्रेज इनसे 1000 दर्जे बेहतर था इस मामले के अंदर। जिस दिन 1868, 62, 3 में सीआरपीसी आया है, पीपीसी आया है, ज़ाब्ता दीवानी, तो उन्होंने डिप्टी नजीर अहमद साहब को बुलाया, इसका तर्जमा करो। डिप्टी नजीर अहमद ने 1 साल के अंदर तमाम कवानीन, कानून मामलात जमीन का तर्जमा किया, मतलब दीवानी का तर्जमा किया। मेरे नौकरी के होने तक कोई एक कचहरी ऐसी नहीं थी जहां अर्जी नवीस का अदारा मौजूद नहीं था। वो दरखास्त लिखता था और जिस जगह जिस किस्म की जुबान उर्दू के अंदर चीजें आया करती थी वैसी ही चीजें वहां लिखा करता था। मतलब मैं जब चमन में असिस्टेंट कमिश्नर लगा तो मेरे सामने दरखास्त आई सरकाए गोश्त फंदान। अब मसला यह था कि साथ ईरान था, फारसी थी, उस जुबान के अंदर वो बकरी को गोश्तफंद कहते थे, वो सरके को सरका कहते थे, इसलिए उसके अंदर यहां पर आप कुछ और कहेंगे। मामला सारा यह है इस मुल्क के अंदर कि हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर हमने खुद अंग्रेजी लेके आए हैं। कौन सा डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, कौन सा असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है, कौन सा तहसीलदार का दफ्तर है जिसके अंदर एक साथ वर्नाकुलर का डिपार्टमेंट नहीं होता था? एक अंग्रेजी का डिपार्टमेंट होता था। अंग्रेजी का डिपार्टमेंट सिर्फ उस वक्त होता था जब अंग्रेज के साथ खतो किताबत करनी होती थी। वर्नाकुलर के डिपार्टमेंट के अंदर उसी जगह पे लिखा जाता था। फिर बहैसियत कौम, बहैसियत सहाफी, बहैसियत लिखारी हम अजीब-ओ-गरीब मुनाफिकत का शिकार है। आप मेरी जगह किसी बंदे को खड़ा कर दो, पंजाबी को पंजाबी में तकरीर करे, दूसरे में हक लाना शुरू हो जाएगा, नहीं होगी उससे पंजाबी में तकरीर। मैंने पठान को तकरीर करने के लिए खड़ा किया, पठान से तकरीर नहीं होती। मैं पंजाब बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूं। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाने लगा। नूर अहमद तराकरी साहब को बड़ा शौक आया था, वहां पर उन्होंने पश्तो में जुबान शुरू कर दी, कंधार में तर्जमा करवा दिया। मैंने वो किताब ला के बच्चों को पढ़ी, मैंने कहा तुम पश्तो में जब किताब पढ़ो, कहने लगे ये तो हमें समझ नहीं आती। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लिंग्विस्ट बनते हैं, सारे कुछ कमाल के चीज जितने, इन सारों को मैं 1980 के अंदर एक हमकदम प्रोग्राम होता था टीवी का, उसमें बुलाता था। तो ये कभी ब्रोई का, कभी कहते कि अब ब्रोई में सुनता कौन है, ऑडियंस कौन है, उर्दू में बुलाया करो ना। और बाहर निकल के वो शेख याद हो जाते हैं, बाहर निकल के कोई और हो जाते हैं।
हमारा दोस्त है रऊफ असरा, सारी जिंदगी सराइकी की बात करता है, कॉलम उर्दू में लिखता है। लिखो सराइकी में, अगर इतने तुम इसके साथ मोहब्बत करते हो तो प्रोग्राम करो सराइकी के अंदर, फिर उर्दू का दामन क्यों पकड़ते हो? इसलिए कि तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, तुम जिंदा रहना चाहते हो। मैं ईरान में पोस्टेड था, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल आपके सामने रखता हूं। अमूमन हमारे यहां तस्वर किया जाता है कि ईरान की अक्सरियत की जुबान जो है वो फारसी है। 45% की मदर टंग फारसी है, मादरी जुबान, सिर्फ 55% या ताजकी हैं या उज़्की हैं या कुर्द हैं या बलोच हैं या पठान हैं या जो सॉरी अरब हैं, 55% की अक्सर। लेकिन हर बंदा, खा वो अरब हो, खा वो उर्दबील में रहता हो, खा वो उसके ऊपर जाके मशहद के ऊपर जो कलश और उसके इलाके के अंदर रहता हो, वो फारसी बोलता है कि उसको पता है कि फारसी ही इस जुबान की मार्केट लैंग्वेज है। हरनाई से जो बंदा उतरता है और आके रहीम यार खान में जो पठान सब्जी बेचता है तो वो आके उर्दू बोलता है। यहां से जो ग्वादर जाता है वो उर्दू बोलता है। वो जो ट्रक ड्राइवर है पठान, वो जो है वहां से निकलता है वो उर्दू बोलता है। वही उनकी कैफियत थी। ईरानी इनकलाब आया, बहुत ज्यादा उस वक्त शाह ईरान ने फ्रेंच और इंग्लिश मिला मिलू के एक अजीब गरीब किस्म की मलगूबा ज़बान ट्रेडिशन थी। हमारा समझाता है उनकी जो सदियों पुरानी ट्रेडिशन थी, ये थी वो थी। कोई सदियों पुरानी ट्रेडिशन नहीं थी, मेहनत की है उन्होंने। कहा जाता है कि अगर फिरदौसी ना होता तो जैसे इराक में, जैसे शाम में, जैसे मिस्र में जुबानें खत्म हो गई थी, इसरानी खत्म हो गई थी, इब्रानी खत्म हो गई, उसने उसको जिंदा किया। वरना वो आज भी उसको, जो पक्के ईरानी है ना, ये जो आप शेर पढ़ते हैं, बड़े मशवरत मजलिस आरास्तन नशिस्तन गुफ्तन वो बरखास्तन, उसमें कहते हैं मजलिस भी अरबी का लफ्ज है और बड़े मशवरत भी उर्दू। फिर तो होने थे बड़े गप, वो फारसी में तो गप कहते हैं गुफ्तगू को। तो उस शख्स ने उसको जिंदा किया। वरना जैसे इराक में इन जगहों पे मुकम्मल जुबान जो था अरबी हो चुकी हुई थी, कोई मुसलमान अरबी के साथ इतनी मोहब्बत, उनकी अकीदत थी कि इंसानी तारीख का बहुत बड़ा मौजदा, इस पर किसी गुफ्तगू करेंगे कि इंसानी तारीख का कोई और बड़ा मौजदा नहीं है। अगर इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करनी हो, सिर्फ ये कि लोगों ने अपनी मादरी जुबान तक छोड़ दी अरबी के लिए। इराक में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मिस्र में कभी अरबी नहीं बोली जाती, शाम में कभी अरबी नहीं बोली जाती, उर्दू में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, सूडान में कभी अरबी नहीं बोली जाती। मराकश पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, वो और मसला है, वो सिबगतुल्लाह का मसला बिल्कुल और है। लेकिन फारसी, उन्होंने फैसला किया कि हमने फारसी जुबान के अंदर तालीम देनी है। 32-36 साल के करीब हो चुके हैं हमको इस पूरे सिस्टम। 17 साल से हर साल एक बच्चा नोबेल प्राइज लेने के लिए नॉमिनेट होता है, 17 साल से। उसकी बुनियादी वजह यह है, वही बात जो उसने की, यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज। हमारे यहाँ अजीबोगरीब पैसे की, अदालत में भी ये पैसे बड़ी मजे की चली थी कि जनाब वो देखें जी, ये जो इतने मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं, ये उर्दू में कैसे ट्रांसलेट हो गई। हमने सवाल किया जैसा, हमने कहा ये मुझे सुओ मोटो की अंग्रेजी बता दें क्या है। सुओ मोटो तो अंग्रेजी लफ्ज नहीं है। ये रेस्ट्यू डिकाटा की अंग्रेजी बता दें, ये मुटैटस मुटेंडी की अंग्रेजी बता दें। 80% कानून के लफ्ज ऐसे हैं कि अगर निकाल दिया जाए तो कानून खत्म हो जाता है। दे आर लैटिन। मेडिसिन के अंदर 87% अल्फाज ऐसे हैं जो सारे के सारे लैटिन ओरिजिन के हैं या ग्रीक ओरिजिन के हैं। मैं साइकोलॉजी का तालिब इल्म हूं। साइकोलॉजी के अंदर सारी जो एडिपस कॉम्प्लेक्स से लेके और कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स से लेके और सोफोक्लिस की स्टोरी से ले, सारी की सारी ग्रीक मैथोलॉजी है। और सारे के सारे भाई मसला सारा यह है कि हमने इसको एक बुनियादी तौर पर एक स्टेटस सिंबल इसलिए बना दिया है कि पाकिस्तान में 1979 वो साल था। अब बिल्कुल झूठ बोलते हैं हम कि हुकूमत ने हमारे साथ किया, हमने खुद किया, हम खुद मुजरिम। हमारे दोस्त थे डॉक्टर लईक मिर्जा साहब, उनकी बीवी फिनलैंड की थी। खुर्शीद कसूरी साहब की बीवी ने एक कोठी किराए पे ली। शामी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, खालिद साहब मौजूद हैं, सब लोग जानते हैं, अपने घर के साथ। और वहां एक बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है उसका इजरा किया। लाहौर में जिस की गोरी बीवी थी उसको कहा हो तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, उसने कहा बट आई एम फिनिश बट यू लुक लाइक इंग्लिश, क्योंकि यू लुक लाइक इंग्लिश तो आओ हमारा स्कूल चलेगा। 79 में वो स्कूल खुला है। 86 तक पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर उसकी ब्रांच खुल गई थी। मैंने अपनी जेब से 5000 दिया, उसने अपनी जेब से 7000 दिया, हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ।
हम शर्मिंदा कौम बुनियादी तौर पर हमने उनको दिया। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसके साथ हुआ क्या। ऑक्सफोर्ड में इसी मौजूद पर तकरीर कर रहा था, एक बच्चा खड़ा हो गया, उसके बाद जब सवाल जवाब होते हैं तो उसने कहा कि सर मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से लेके अब तक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम पढ़ता रहा, इंग्लिश मीडियम चलता रहा, सब बेहतरीन अंग्रेजी लिख सकता हूँ, बेहतरीन अंग्रेजी बोल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी मुश्किल बताऊं, मैंने कितनी मुश्किल से ये पढ़ाई की है। कहता मैं बचपन में मैट्रिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल, ये जो घंटी होती है दरवाजे की, ये पढ़ रहा था। 2.5 सफ़े लिखे हुए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल के प्रिंसिपल से, सफा यूं पलटता था, सफा यूं पलटता, मुझे समझ नहीं आता। हमारे घर में एक मिस्त्री आ गया, इलेक्ट्रिशियन। मैंने कहा चाचा ये बताओ ये घंटी चलती कैसे है। कहते चाचा को पंजाबी नहीं आती थी, मेरे साथ उर्दू बड़ी आराम से कमेंट करके जाते, बच्चे हमारे बचपन में कहाँ उर्दू जानते हैं। चाचा ने घड़ी उसको उतारा, खोला, कहता बेटा ये सर्किट ऐसे और ये सर। विदिन हाफ मिनट, आधे मिनट के अंदर पूरी की पूरी बात समझ में आई। मेरा चैलेंज है, हमारे सुलैरी साहब होते हैं अंग्रेजी पढ़ में, सुलैरी अंग्रेजी पढ़ाया करते थे यहाँ पर, वो कहते थे मैं शेक्सपियर उर्दू में समझाती हूँ, मैं वर्ड्सवर्थ उर्दू में समझाती हूँ, मैं फिजिक्स के प्रिंसिपल उर्दू में समझाता। कोई एक मुझे बता दे पूरे पाकिस्तान में जहां रियल असल में मीडियम इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी हो। लम्स में जाके देख लें, आप पीछे बैठे रिकॉर्डिंग करके दिखाएं, आधा लफ्ज लेक्चर जो अंग्रेजी में दे रहे होंगे, आधा लेक्चर जो उर्दू में दे रहे होंगे। इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये हमला क्यों है मेरे ऊपर, ये क्यों किया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, जब हम ठीक कर लेंगे तो कर लेंगे। हमला होता है सोशल साइंसेस के जरिए। ये जो नई एक चीज तख्लीक की गई है ना मेरे लिए, वो है सोशल साइंसेस, जिसके अंदर मुझे बताया गया है कि ये बुनियादी तौर पर इस कायनात का वजूद क्या था, वजूद आया कैसे था, उसको एक खास मखसूस अंदाज के तहत हमें पढ़ाया जाता है। और वो सोशल साइंस उस वक्त तक नहीं पढ़ाई जा सकती जब तक आपको उस फ्रेमवर्क जो वर्क है उससे बाहर निकल। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। जब तक आप हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना हजरत अली, सैयदना इमाम हुसैन कहते रहेंगे, आपके यहां एहतराम का दायरा कायम रहेगा, आप अगले फिक्रे को अपने अंदर समो नहीं सका गया। लेकिन बुनियादी मसला पता है क्या है, बुनियादी मसला यह है कि मेरे नबी को और प्लेटो को और अरिस्टोटल को तोलने का पैमाना एक बना दिया गया है कि जी चूंकि अरिस्टोटल ये चीजें करता रहा है, इसलिए चूंकि अलेक्जेंडर जो था ही वो चौथा नंबर वही है ना, ही वाज अ सक्सेसफुल पर्सन, इसलिए रसूल अकरम भी सक्सेसफुल है। क्योंकि अलेक्जेंडर बेशक कत्ल करता रहे, अलेक्जेंडर बेशक साफी उसको सफार फकारों को कत्ल करता रहे, अलेक्जेंडर बेशक अपना ईरान में आके पूरे के पूरे पर्सिपोलिस को आग लगा दे, अलेक्जेंडर इज द ग्रेट। पैमाना एक करना जरूरी है मेरे और आपके दिमाग की नजरों में, कि जब तुम रसूल को नापने लगो, जब तुम अपने साहबी को नापने लगो, जब अपने किसी बड़े को नापने लगो, तो तुम्हारा पैमाना वही हो जो पूरी दुनिया का पैमाना होता है कि सक्सेस के बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या हैं, निशानियां क्या हैं। इसलिए मैं सोचता हूं, इसलिए सारा मसला है, इसलिए आपको उसके अंदर नहीं आने देते। और यही वजह है कि मैं आज भी कहता हूं, मैं इस वक्त 13 कॉलेजेस में बैन हूं लाहौर के, कोई सेकुलर एजुकेशन का कॉलेज मुझे नहीं बुलाता, मैं बंदूक लेके जाता हूं, मैं उसामा बिन लादेन हूं नहीं। हेट स्पीच करता है, हेट स्पीच ये है ना कि मैं उनको बताता हूं कि तुम बुनियादी तौर पर किसी मुल्क की असास के खिलाफ चलते हो। क्या तुम ये सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम जो इस ये नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, बाकी जगह पढ़ा सकते हो। सबसे बड़ी बहस हमारे यहां क्या हो रही है, हम तारीख गलत पढ़ाते हैं। मुझे एक सिलेबस की किताब निकाल के दिखाएं अमेरिका की जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमारे बड़ों ने आके 50,000 रेड इंडियंस के साथ मायदे किए थे, उनको कत्ल किया था। एक एमए में आके आती हैं ये यहां। मैंने कहा बिल्कुल ऐसी है कि बच्चों को बुलाओ, अपने खानदान के लोगों को बुलाओ, कहा तुम्हारी दादी जो है फलां आदमी के साथ भाग गई थी, आप तुम खुद इज्जत करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो ना करो। बताओ जरूर, बचपन में बता दो ताकि तारीख तो ठीक हो, इज्जत ठीक होती है नहीं होती, तारीख तो ठीक। ये बेसिकली छोटी सी मिसाल बार बार 1000 दफा कही है कि आम हम एक दूसरे में हम माशरे के अंदर एक दूसरे को आई लव यू कह देते हैं, मां को भी कह देते हैं, महबूबा को भी कह देते, फर्क को नहीं है दोनों लफ्जों में।
लेकिन जिस दिन एक लड़की को लड़का कहेगा ना कि मैं तुमसे इश्क करता हूं, तो उसके माथे पर पसीना जब लड़की जब कहेगी तो 10 दफा शर्माएगी। ये जुबान का फर्क होता है, ये जुबान। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर एक फैसले के खिलाफ, मैंने उस दिन भी बैठे, मैंने 1000 दफा कहा मुझे लेके जा, मैं बहस तो करूं वहां जाके उस अदालत के अंदर, कि 15 दिन लगते हैं, ये इससे हद तक 2 नंबर कौम है, 15 दिन लगते हैं। आज आकर अनाउंस कर देना कि कल से सिविल सर्विस का इम्तिहान जो है वो उर्दू के अंदर होगा, ये अपने बच्चों के लिए उर्दू ट्यूशन ढूंढने होगा, ना ढूंढे मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा। ये उर्दू बाजार के अंदर अगले दिन गाइड्स उर्दू में आ रही होंगी। मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो उर्दू में नहीं मिलती? डॉन अखबार के अंदर जितने भी तबसरे होते हैं इंटरनेशनल, उसके ऊपर उससे 50 गुना ज्यादा कॉलम उर्दू में छपते हैं। आपने क्या पढ़ना है? आपने पाकिस्तान अफेयर पढ़ना है, अपने करंट अफेयर पढ़ना है, अपने एवरीडे, ये क्या चीजें हैं? उस अंग्रेजी के ऐसे के अंदर आप इम्तिहान ले रहे होते हैं, आप इस मुल्क में लोग जिस अंग्रेजी के ऐसे का सारी जिंदगी काम। आप खालिद साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा ब्यूरोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा मिराज क्या? समरी बहुत अच्छी लिखता है। They must join a grammar school। उनको वहां हेडमास्टर लगाओ ताकि वहां काम करें। सिविल सर्विस में आने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? तुमने समरी लगानी है। एक उस दिन भी ख्वाजा साहब से मैंने कहा था इसको कण को खड़ा करो कटहरे में। खुद जज इतनी गलत, इतनी गंदी, इतनी गलीज अंग्रेजी लिखी होती है, गोरे हंसते हमारे ऊपर। विद रिस्पेक्ट आई बेग टू सबमिट एंड फलाना, जैसे अभी तक उनका बाप जो है इनके सर पे खड़ा हुआ है ताज पहने हुए, लिखते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं। तो बोलना भी नहीं आता। पहले तो खैर इतनी नालायकी इस हद तक हो चुकी है, पहले तो कंसल्टेंट रखे होते थे और कंसल्टेंट्स को उसके अंदर आके ना अपना उनसे सीख लेते थे और प्रेजेंटेशन देते थे। अब वो कंसल्टेंट खुद देते हैं। अब एक और कमाल देखिए, शामी साहब भी अटेंड करते रहे होंगे, आप भी अटेंड, प्रेजेंटेशन की जो होती है ना वो सारी के सारी स्लाइड्स वो अंग्रेजी में बनी होती है, एक्सप्लेन उर्दू में कर रहे होते हैं। ओ भाई तो वहां उर्दू लिखने में मौत पड़ती है तुमको। इस हद तक मैंने एक सिविल सर्विस के बंदे ने शेक्सपियर के ड्रामे लिखने को तुम उसको कहते हो तुम अंग्रेजी लिखो। ये है असल इशू। ना अदलिया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हर बंदे ने अपने बच्चे के लिए एक मुस्तकबिल इंश्योर किया। वो कहता यह है कि मेरे जैसा, मैं अपने पूरे के पूरे ग्रुप में 160 में वाहिद बंदा था जो टाट स्कूल का पढ़ा हुआ था। अब ये टाट स्कूल का पढ़ा हुआ इसलिए पहुंच गया था कि उस बेचारे को खबर था पढ़ने का, वरना मर जाता बेचारा। लेकिन अगर इम्तिहान उर्दू में हो रहा होता तो 168 में से कम 100 जो हैं वो स्टार्ट स्कूल से आए होते। ये है, इसके ऊपर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन होनी चाहिए कि क्यों नहीं, इसके ऊपर। और इसके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट अदालत का भी। ये जितने भी लोग हैं, आप मुझे कोई एक बता दे हाई कोर्ट के कहां अंग्रेजी में बहस हो रही होती है। बड़े से बड़े लोग, मैंने शरीफुद्दीन पीरजादा साहब को बहस करते हुए सुना है, मैंने इत्तेजाद हसन को बहस करते हुए सुना है। आखिर में पंजाबी की मिसालें दे रहे होते हैं। तो क्यों देते हो फिर पंजाबी की मिसालें और फिर उसको ट्रांसलेट भी करते हैं? लुक लाइक इट्स जस्ट लाइक एन ईडियम इन इंग्लिश। और भाई ईडियम इंग्लिश तुम्हारी मांग अंग्रेज थी। ये है अलमिया हमारा। और एक बात बताऊं आपको, दुनिया की तारीख में 5000 साल की तारीख में सिर्फ 2 दफा इंसानियत ने तरक्की की है। ओनली 2 टाइम। 2 टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री है। तीसरा मुझे कोई नजर नहीं आया। ये अलग बात है कि विल्डराम्बी और सारे ग्रीक मैथोलॉजी को माखज बना के वो जो 10,000 लोगों का शहर है उसको माखज बना के समझें कि 90 लाख की जो सिकंदरिया की जो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी थी वो वहां से आई थी। गलत है, झूठ बोलते हैं। ये तारीख के हकायक से बला। पहली दफा इंसानियत ने तरक्की उसमें की है, मॉडर्न तरक्की। और वो मुसलमानों की, आप उसको अरब्स की कहते हैं, कुछ लोग सारासंस की कहते हैं, अमीर अली के जो उसके कायल हैं। क्यों आई थी? अरबों के दामन में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ना फिजिक्स थी, ना केमिस्ट्री थी, ना बायोलॉजी थी, ना तिब थी, ना जराहत थी, ना एस्ट्रोनॉमी थी, ना एस्ट्रोलॉजी। शेर पढ़ते थे, शेर लिखते थे। अबा अंदा फला ताजल अलैना व अंज़लना खबर कल यकीन।
7 कसीदे थे खाना काबा की तरह। इसके अलावा 14 बंदे थे पूरे पूरे अरब में जो पढ़े लिखे थे। एक खत आया है 1ली सदी हिजरी और 7वीं सदी खबत, हमने पूरी दुनिया का इल्म अपनी जुबान में तर्जमा करना। 30,000 दिनार एक मुतरज्जिम की तनख्वाह थी हारून रशीद के जमाने में, 30,000 दिनार। और किताब जब छपती थी तो उसको सोने में तोल के मुतरज्जिम को दिया जाता था। पहली 3 किताबें जो हैं इस जगह से, यहां से अल हिंद की तर्जुमे उसने लिखा है, बैरून ने 3 किताबें यहां से गई थी जिन्होंने इल्मुल हिंसा वहां से कहा था, और आज जीरो है उसकी इंट्रोडक्शन तक पहुंची। पूरी दुनिया का इल्म जब उन्होंने गंडेरी की तरह चूस के खत्म किया है, और फिर उसके बाद जब वो क्रिएटिव एबिलिटी पे है, तो आप हैरान होंगे। किताब में कभी कभी कहता हूं पढ़ा करें, इंपैक्ट ऑफ साइंस इन सोसाइटी, बर्टन रसल की किताब है, उसका तर्जुमा भी शायद से तरक्की अदब ने किया था साइंस के। उसने कहा है कि कमाल की बात यह है कि मुसलमानों ने उस पूरे के पूरे इल्म को जो रुका हुआ था और रुका रहता, अगर आप उसी जुबान में इल्म हासिल करते, जो अरस्तु ने रोक रखा था कि मंतक़े इस्तखराजिया और मंतक़े इस्तकराइया से आगे नहीं जाया जा सकता, डिटेक्टिव लॉजिक को इंडक्टिव लॉजिक से नहीं जाता। उसने कहा कि उसने साबित किया मंतक़े इस्तखराजिया इस्तकराइया से कि एक औरत के 32 नहीं 28 दांत होते हैं, वो कम चू असरा करती है, मुस्कुराती है, बहुत सारी दलीलें उसने दी, लेकिन उंगली डाल के मुंह में गिना नहीं, क्योंकि गिनना जो है वो फलसफी की तौहीन समझता था। इंपिरिकल नॉलेज गिन नहीं सका, 2 बीवियां थी ना उसकी। मुसलमानों ने इंपिरिकल नॉलेज, रिसर्च, तहकीक, इसको आगाज किया, जो बिल्कुल नई चीज थी। और ये उसी वक्त होती है जब आप दूसरे का इल्म अपनी जुबान के अंदर एक सतह पे सुन लें और कहें अब ये बातें खत्म है, अब मुझे आगे सोचना है। दूसरी तब्दीली आई है अंग्रेजी में। अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, शेक्सपियर के ड्रामे और 4 रोमांटिक पोएट, ओ मैरी गो एंड कॉल द कैटल होम एंड कॉल द कैटल होम एंड कॉल द रिदमिक पोएट्री जो शेक्सपियर बताते खुद बड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं नहीं मुझ पर जाना चाहता। लेकिन जिस वक्त सीन दरिया के किनारे वहां से लोग, रेनेसां की बड़ी लंबी तारीख है उसमें नहीं जाऊंगा, वहां पर जो उन्होंने लड़ाई शुरू हुई वॉर ऑफ रोजेस, तो उन्होंने निकाल दिया गोरे को, जाओ हम नहीं तुम्हें पढ़ाते। अब जो लोग इंग्लैंड गए उनको पता ऑक्सफोर्ड कितनी दूर है, बहुत दूर आबादी थी, उन्होंने 2-3 कमरे लिए, उन्होंने कहा वैसे नहीं पढ़ते थे हम, यहां पढ़ो। लेकिन एक उनके अंदर जुनून पैदा हुआ, वही जुनून जो मुसलमानों का पैदा हुआ था 7 सदियां पहले, कि कोई किताब फ्रांस में छपती थी, बजरे खड़े होते थे वहां पर जो तेजी से चलते हुए रोतबार इंग्लिस्तान अबूर करके लेके आते थे। एक किताब रातों रात तकसीम कर दी जाती थी, पढ़िएगा जरा, पूरी रात में किताब तर्जमा होकर अगले दिन मार्केट में आ जाती थी। आज आप मोफ्सा फ्रांस में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है, गोयटे जर्मनी में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है, अपना शोखू फारसी में मिले ना मिले, रूसी में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है। हमारे इवन कामा सूत्रा आपने पढ़नी हो तो वो भी जाकर संस्कृत में नहीं मिलती, वहां मिलती। पूरा इल्म जो है वहां पर उन्होंने, उसके बाद जब उसके अंदर तरक्की आई है तो फिर उन्होंने किसी और को, जैसे मुसलमानों ने 700 साल नहीं आने दिया था, वैसे उन्होंने नहीं आने दिया। 400 साल तक विल डुरान लिखता है, 400 साल तक यूरोप के हर स्कूल में अरबी पढ़ाई जाती थी कि अगर तुम अरबी नहीं पढ़ोगे तो इल्म कैसे सीखोगे, बट नॉट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज अ लैंग्वेज। 24 लाख के मुल्क हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, पीएचडी तक अपनी जुबान में करते हैं। कहते हैं इल्म कैसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान से 4,500 बच्चा जो है स्कॉलरशिप लेके जाता है यूरोप में, पहले उनकी जुबान सीखता है, फिर उसमें एमए करता है, फिर उसमें पीएचडी करता है, फिर उसी शहर मुल्क में जाकर नौकरी भी करता है। ये है असल इशू। और इस इशू के साथ वाबस्ता एक और इशू है कि जो आपके हाथों से निकलता जा रहा है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, और वो है 12 साल की एज तक बच्चा किसके हाथ में होना चाहिए। जो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे डीएमजी के सपूत जनाब शफकत महमूद साहब दे रहे हैं, और जिसके पीछे भी काफी सारे लोग जमा हुए थे, और उसमें और बहुत सारे, वो बुनियादी तौर पर ये है कि बच्चे की जो वॉल है ना, ये जो ब्रेन है, दिमाग, इस दिमाग को खाली होती है, इस दिमाग के ऊपर आप एक बुनियादी तस्वीरें बनाते हैं, एक बुनियादी माहौल बनाते हैं। इस बुनियादी माहौल उसका अपना माहौल होता है। जिस बच्चे ने साग खाना है जाके विलेज रेस्टोरेंट में, और अजान की आवाज की जगह द चर्च बेल टॉल्स पढ़ना है, और जिस बच्चे ने सिंड्रेला की कहानी पढ़नी है जो मां से झूठ बोल के घर से निकलती है, और जिस बच्चे ने किंग लियर पढ़ना है, और सारी चीजें पढ़नी है, तो वो पूरे का पूरा माहौल उसके नजदीक वही होता है।
स्नो वाइट बर्फ कभी नहीं देखी, लेकिन स्नो वाइट, सेवन ड्वार्फ और स्नो वाइट पढ़नी। वो बच्चा 12 साल की एज के बाद आप उसको दुनिया में किसी भी जगह ले जाएं, उसको अजर में खाना खरे ईसा अगर मक्का रबर खत भाषण। इसीलिए जब वो हीथ्रो में आप उसको पैसे दे के, आप घर बेच के, गाड़ी बेच के, जब उसको ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेजते हैं तो उतरते ही समझता है आई एम बैक इन माई ड्रीम वर्ल्ड, मैं तो ख्वाबों की दुनिया में वापस आ गया। और जब वो वहां पहुंचता है तो तालीम मुकम्मल करने के बाद एक ही खत होता है अपने बाप को कि जो इल्म मैंने हासिल किया उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे मुल्क के साथ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका फिरना, उसकी अखलाकियात, उसकी जिंदगी की जरूरियात, उसके मामलात, उसके हर चीज जो है उस माशरे के अंदर उसको अच्छे लगते हैं। उसके यहाँ अगर उसकी बेटी जो है वो 14 साल के बाद कहे पापा आई वांट टू गो फॉर अ डेट, तो उसको कोई अचंभा नहीं होता। इट्स अ नॉर्मल थिंग, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान है, उसको जाना चाहिए। वो इंसान 10 लाख टीनेज मदर्स लेके वापस आ जाते हैं, लेकिन उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता, बिकॉज इट्स फंडामेंटल प्राइवेट। ये बहुत अलमिये की बातें हैं, और ये सारे अलमिये की बातें उस वक्त शुरू होती हैं कि जब आप अपनी जुबान के अंदर इल्म नहीं हासिल करते। दुनिया में एक बहुत बड़ी कुल्लिया है, नफ्सियातदान कहते हैं कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उससे उसकी इस्तिलाहात छीन लो। जिस दिन वो अपनी इस्तिलाहात से सोचना बंद करेगी, कौम तबाह हो जाएगी। जिस दिन आपने झूठे मुंह से अपने वजीर आजम को अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू कर दिया, आप उसका मुआवजा उमर इब्न खत्ताब से करेंगे, आप उसका मुआवजा अली अल मुर्तजा से करेंगे। जब तक वजीर आजम कहते रहेंगे, आप उसका मुआवजा चर्चिल से करेंगे। ये है बुनियादी मसला। इस्तिलाह अपनी जुबान से मिलती है। ये सिर्फ मसला तालीम का नहीं है, ये मसला सिर्फ सिविल सर्विस का नहीं है, ये बुनियादी तौर पर मेरे उस पूरे माजी का, हम कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है मेरा, जो इज्तिमाई ज़मीर है, जो इज्तिमाई कॉन्शियस है, जिसकी जेनेटिक कोडिंग हो चुकी हुई है, जो मुझे बताता है शर्म कहां करनी है, जो मुझे बताता है आंसू कहां बहाने हैं, जो मुझे बताता है कितना हंसना और कैसा हंसना है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी जुबान से मिलता है, किसी और जुबान से नहीं मिल सकता। ये अलमिया है जिसके ऊपर ना कोई गौर करता है, ना कोई डिस्कस करता है। घड़े में गिरते जा रहे हैं, घड़े में गिरते जा रहे हैं, लेकिन कोई खड़े होकर ये नहीं कहता क्या। अभी ये देखें, इसके ऊपर 2 प्रोग्राम मैंने किए। शफकत साहब मेरे प्रोग्राम में तो आते नहीं है, उन्होंने अपने छुटकू भेज दिया था, तो उसका जब मैंने गुस्सा शुरू की तो वो हजरत के पास जवाब को नहीं थे। कुछ नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सिलेबस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कल्चर। जब तक फिलीपीन में रहने वाला, जब तक थाईलैंड में रहने वाला, जब तक पाकिस्तान में रहने वाला, जब तक इंग्लैंड में रहने वाला एक तरह का पिज्जा नहीं खाएगा, एक तरह की YSL की लिपस्टिक नहीं पहनेगा लगाएगी, एक तरह की जीन्स नहीं पहनेगा, एक तरह के नाइकी के शूज नहीं पहनेगा, एक तरह का उसका बर्गर नहीं खाएगा, उनका माल नहीं बिकता। आखिरी मिसाल देके जाऊंगा, ये बहुत तल्ख बात है। मैं एक जगह बात कर रहा था, उसने कहा आप इतने यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर के खिलाफ क्या हो। मैंने कहा इस यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर की बेहतरीन मिसाल जो है वो बैंकॉक में जाके देख लें। 8.5 लाख रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स हैं, $10 लेके निकलती हैं, सुबह सवेरे मैकडॉनल्ड का बर्गर खाती हैं, नाइकी का शू खरीदते हैं, पिज्जा हट का पिज्जा लेती हैं, YSL की लिपस्टिक लेती हैं और रात को थकन लेके वापस घर चली जाती हैं। बहुत बाखबर है उनके बारे में। हाँ जी, ये अलमिया है, ये अलमिया। जो दे के आते हैं वो उसी तरह वापस ले लेते हैं। यही वजह है कि अगर ये कल्चर ना हो तो दुनिया में 50 लोगों के पास दुनिया की 65% दौलत ना हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरा नाम तो शाह जी ने बता ही दिया है। जी जी। औलिया साहब से मेरा सवाल है जी जी। कि सर आज भी उर्दू पे ही बात हो रही थी और उर्दू मीडियम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे किसी न किसी हवाले से बात चल निकली है। ठीक है। और तालीम पे भी लोग गरीब हो या कोई अमीर अपने बच्चे को अपना खून बेच के भी वो पढ़ाता है महंगे तालीमी अदारे में अपनी तस्वीर के मुताबिक। लेकिन जो निज़ाम तालीम है, तर्ज तालीम है, क्या ये पढ़ाई जो पढ़ाई जा रही है
तलीमी अदारों में क्या किसी मुआशरे की ज़रूरियात या हमारे मुआशरे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है? स्कूलों के अंदर बच्चे, ये है अलमिया, और इस अलमिया के लिए आप पता नहीं क्या करते हैं खान साहब। एक निज़ाम तालीम दुनिया में, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें कई बेशुमार निज़ाम तालीम है। तो खान साहब ने एचिसन के अंदर खड़े होकर तकरीर की थी, 50 दफ़ा सुना चुके हैं, लेकिन बार खान साहब अपनी बातों की तरफ तवज्जो टर्न कभी नहीं करते। क्या कह सकते हैं जी? क्वेश्चन जी जी है सर। और ये सर, ये मसला जो है जुबान का, ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में क्यों है? जबकि सारी दुनिया में ये छोटे मुल्क हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, जिनकी आबादी 20-22 लाख है, ये सबसे तालीम याफ्ता इसराइल है, वहाँ पे इब्रानी और जो है रशियन, एज पर जिस तरह उनका तनासुब है आबादी का, उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। सिर्फ ये रुकावट आए, यही मसला इंडिया में ज़ेर गौर आ रहा है। कल मोदी की इसी टॉपिक के ऊपर तकरीर थी। दुनिया में 3 बदकिस्मत मुल्क हैं, सिर्फ 3, जिन्होंने ये काम किया था कि अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा था, और 3 में से 2 तो जा रहे हैं वापस। एक था सिंगापुर, पूरा बोर्ड बैठा है और 5 साल से लगे हुए हैं कि वापस कैसे जाएं, और दूसरा इंडिया के अंदर हालत ये थी कि उनके यहाँ 50 करोड़ एंट्री होती हैं और 40 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट तक नहीं पहुंच पाते। ये अलमिया सर हम तीनों का नहीं है। हर वो कॉलोनियल पावर जहां जहां रही है, या तो उनके रंग में रंग गई है मुकम्मल तौर पर। बरतानिया के तहत कनाडा था, कोई और आई नहीं, तो अंग्रेजी चल रही है। अपना ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड से बरतानिया की कॉलोनी थी ना। हमारा साइज बहुत बड़ा था। एक फिर ये था कि हमारे यहाँ कोई चोर डाकू जो थे वो माइग्रेट करके नहीं आए हुए थे, हम यहाँ के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया में हर जगह से दुनिया जहां से लोग पहुंचे थे, ना अपनी जुबान थी ना कुछ और थी। कनाडा में हर जगह से पहुंचे थे, अपनी जुबान थी ना कुछ और थी। कीनिया में आज भी मसला है, तंजानिया में आज भी मसला है, युगांडा में आज भी मसला है। हमारे साथ नहीं है। हर जगह गोरे रंग जहां जा गया है उसने ये बीज बोने की कोशिश की है। साउथ अफ्रीका में जाके देख लें, आप जाके देख लें, साउथ अफ्रीका के लोग हैं आज भी इसी बात पर लड़ रहे हैं। जहां जहां गया है गोरे ने ये, फ्रेंच ने ये काम नहीं किया था उतना। फ्रेंच ने ना अपनी तहजीब को उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर, गोरे का ये काम था, इसमें मुलझे हुए हैं। असल मसला ये है जी। मेरा सर क्वेश्चन ये, मैं सरफराज अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर से, मेरा क्वेश्चन ये। बहुत शुक्रिया बेटा, इजाजत के साथ ये बात थोड़ी सी निकल गई है, मैं चंद सेकंड के लिए दोहराता हूँ। सर क्वेश्चन ये है मेरा, आपने यहाँ फरमाया कि बड़ा मुश्किल है कि उर्दू जो है उसका नफाज हो सके, कैसा रहिएगा, कम से कम मैं ये समझा, मे भी कि आप इससे कुछ मुख्तलिफ कहना चाहते हो जो मुझे समझ आई। और एक जुमले का सिर्फ तबसरा ये है, मुझे याद आ गया कि सर बेकन हाउस में ए लेवल्स में भी उर्दू में पढ़ाया जा रहा है साइंस सब्जेक्ट में। आई श्योर यू सर, मेरा बेटा ए लेवल में बीकन हाउस में और उसकी ए लेवल में साइंसेस की क्लास भी उर्दू में होती है। तो आपने जो फरमाया इस हवाले से, तो मुझे एक तो ये पहली बात है कि एक्सक्यूज मी सर, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि इस वैसे ये खबर है मेरे लिए, बहुत बड़ी खबर है सर। क्वेश्चन ये है कि इस सूरत हाल में मेरे जैसे पेरेंट्स जो लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने फरमाया, हमारे सामने क्या चैनल है, क्या रास्ता है, हमें क्या करना चाहिए सूरत हाल। पहली बात तो ये है, आपने कुछ नहीं करना। मसला सारा ये है कि हमने अंग्रेजी क्यों सीखी, इसलिए कि गोरे ने कहा जिसको अंग्रेजी नहीं आई उसको सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने इतनी बड़ी जब मुकदमा भेजा है, मैं रग पट्टे से वाकिफ हूं इन ब्यूरोक्रेट्स के। आप आज कहते हैं कि सिविल सर्विस में उर्दू आएगा, बीकन हाउस उल्टा लटक के उर्दू में पढ़ाना शुरू कर देगा। एक फैसला, सिर्फ एक फैसला कि सिविल सर्विस, आप मुझे सिर्फ एक बताइए, एसडीओ ने अंग्रेजी किस पढ़नी होती है? एक्सियन ने किस जगह जाकर उसने वासा का जो इंजीनियर होता है वो अंग्रेजी में करता। मैंने एनडीयू में मेरा दाखिला जिस दिन से बंद हुआ है, आज 4 साल हो गए। इसी पे बात गुफ्तगू, जो एक बंदे ने सवाल किया, आप उर्दू के बड़े एडवोकेट हैं, मैंने किया 4 साल से। मैंने कहा मुझे ये बताइए, क्या तोप अंग्रेजी में ऑर्डर लेती है? क्या F-16 जो है वो अंग्रेजी में चलता है? नहीं चलता ना। इतना बच्चा होता है उसको उठाकर चकवाल से चलते हैं, अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाता है। भाई किस खाते में अंग्रेजी बोलते हो तुम? फौज में अंग्रेजी होनी चाहिए, सबसे पहले खत्म होनी चाहिए। एक काम ऐसा नहीं है। और
कमाल की बात है। उस बेचारे को सूबेदार को कहते हैं चप रास चप, और खुद लेफ्ट राइट अच्छी बकरी डिवीजन पैदा की हुई है, ऑफिसर्स कैडर, एक कैडर फलां कर, ये है मसला। और दूसरी बात यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंडिविजुअल खला में उर्दू पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपके 10 लाख मदारस में लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रियासत में जब ये फैसला नहीं कर, 2 लोगों के क्राइम्स है, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, तीसरी पाकिस्तान की फौज, और तीनों इस मुल्क को अंग्रेज तोहफे में देके गया। तीनों चीजें अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी दे गया। वो लोग थे नीचे शलवार पहनते थे, ऊपर कोट होता था, टाई भी लगाते थे, और वो टोपी में, तस्वीरें देख लें पुरानी, आप देख लें, टाई ऊपर लगी होगी, नीचे शलवार पहनी होगी, अचकन पहनी होगी, और अचकन के, और ये, और हमारे जो इन लोगों ने फिर अशराफिया क्रिएट किया। ये सारे इन्हीं के पैदा करते हैं लीडरशिप जितनी भी है। वो डिप्टी कमिश्नर लिखता था कि जनाब नून साहब ने इतने दे दिए, फलाने ने इतने दे दिए, सिपाही दे दिए, अब इसको जनाब इलाका भी, एक उसको रेजिडेंट मजिस्ट्रेट बनाते थे, एक भाई को कैप्टन फौज में ऑनरेडी बनाते थे, उसके बाद उसके साथ काम उन्हीं से होते थे, वो इलेक्शन भी जीत जाता था, वो 1937 का भी इलेक्शन जीतता था, 1947 का भी वही जीतता था। ये है असल क्रक्स, कोई और जरूरत नहीं बनाने की। और दूसरी बात यह है, अगर आप प्राइवेट तौर पे करना चाहते हैं, चीखम मनाओ कि 2 औरतों ने आपसे एजुकेशन सिस्टम छीना है, तुम ढंग की 2 औरतें ही पैदा कर लो उस तरह के एजुकेशन सिस्टम बनाने के मुकाबले पे। इस काबिल इंस्टीट्यूशन जो भी उठता है इंडिजिनस नहीं करता, फॉलो करता है। भाई ये नर्सरीज हैं यूरोप के लिए, बच्चे बनाओ, बच्चे क्या आपको मिलता है जिंदगी के अंदर से, ये है ना कि मेरा बच्चा यूरोप में बैठा पढ़ रहा है, मेरी 2 बेटियां यूरोप में, उनके दामाद में, मैं सख्त तकलीफ में हूं, सख्त तकलीफ में हूं। मैं समझता हूं गलत फैसला किया, हमेशा कहता हूं, कहती हैं हमारे भाई दोस्त हमें कहते हैं हमारा बाप हमें गालियां देता है। मैंने कहा मैंने तुम्हें कोई निकाला है उन गालियों में से? बेटा था, बेटा काम था, उसको वापस बुला लिया कि आ जाओ वापस। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का 1 लाख डॉक्टर बाहर है, 10 दफा वहां खड़े होकर मैंने उन्हें ये कहा है, मैंने कहा मुझे बताओ तुम 1 लाख वापस आ जाओ, तो एक पीडियाट्रिशियन के पास अगर 10,000 मरीज आता है महीने का, तो 10 और बदल जाएंगे तो 1,000 आएगा ना। वो 1 करोड़ महीने कमाने के बजाय 10 लाख कमा लेगा। लेकिन सर्विस डिलीवरी पाकिस्तान की ठीक होगी। फ्रांस तबाह हुआ, जर्मनी तबाह हुआ, बेल्जियम तबाह हुआ, नॉर्वे तबाह हुआ, स्वीडन तबाह, कोई अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया, क्योंकि बचपन में उनके ख्वाब नहीं दिखाए गए थे कि इस मुल्क से बेहतर को मुल्क और हो सकता है। हम बचपन में उसको ख्वाब दिखाते हैं। जिस बच्चे ने पहले दरवाजा खोलना है किताब का, तो टेम्स का दरिया और बिग बैन की तस्वीर होनी है, और बी फॉर द बिग बैन उसने पढ़ना है, उसने क्या सोचना है? उसको बू आती है शलवार कमीज से, उसको बू आती है मौलवी से, उसको बू आती है मस्जिद की अजान से, वो इस मुल्क से नफरत करता है, वो समझता है ये गंदा, इसीलिए वापस आते हैं तो आके अपना सैनिटाइजर भी साथ लेके आते हैं, और अपना जनाब यहाँ पर बंदोबस्त दूसरा भी साथ साथ किया होता है, और 10 दिन पाकिस्तान को गाली निकाल के वापस चले जाते हैं। ये हमने औलादें दी हुई है। ये पैदा करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह पैदा करें, आपके बच्चे दुनिया जहान में जाए, जहां मर्जी चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तकलीफ है अपनी दोनों बेटियों की। और ये सब आपको याद जी माशाल्लाह, बस आपको एक याद दहानी कहानी थी, जिस वक्त आप दौरान मुलाजमत आपने एक वादा किया था कि आपने लॉ भी किया हुआ है। मैं हाई कोर्ट का लाइसेंस हूँ होल्डर, मैं प्रैक्टिसिंग में मैं जा सकता हूँ। मैंने को 50 दफा आपसे कहा है कि मुझे ले जाए, ये इनको इत्तेफाक ही नहीं होता सर मुझे ले जाना। मैं कोई तशहीर मजीद नहीं चाहता, ऑलरेडी बहुत हो चुकी हुई है। मैं हाजिर, पीछे चलने को तैयार, पीछे मैं हाजिर, मैं पीछे चलने को तैयार हूँ, जूतियां उठा के इस काम के लिए। सच्ची बात है करना, मैंने आपको बताया ना कि मैं थ्रू आउट आज 32 साल मैंने सरकार की नौकरी की है। आपको आपके मदर इंस्टीट्यूशन में बैन कर दिया जाए और आपको ना बुलाया जाए, इससे ज्यादा क्या तकलीफ से बात है। मुझे नहीं बुलाया जाता, मैं उनसे कम इल्म नहीं रखता हूं, मैं उनसे बुरा बोलता भी नहीं हूं, सिर्फ इसकी वजह से कि मैं उर्दू बोलना, मैंने अंग्रेजी नहीं बोलना है। मैंने आज एनडीयू की आपको देखिए, मैं एनडीयू में हर साल जाता था। जो यार अजीबो गरीब मुनाफिक था, मुझे कहते हैं इकबाल पे अंग्रेजी में लेक्चर दो। यार खुदा का खौफ, मैं कैसे दूं? बुला लो, बड़े लोग हैं, एन मेरे शिमल रूम के साथ। थैंक यू वेरी मच। मुझे थोड़ी देर में निकलना है, इसलिए
और को है सवाल तो मैं हाजिर हूँ जी। बिस्मिल्लाह सुनाइए। वकील मिल गया आपको, किताब में नक्शाई में दी वो हाजिर है। और जिस किताब की आप जो है बदगिरदानी कर रहे हैं उसका आपने जो आगाज किया तो 10वें सफ़े से किया। इसका पहला सफ़ा जो है मेरी नज़र में वो ये है कि कल जो थी एक नौजवान या एक बच्चे की गोद जो थी उसकी माँ और बाप उर्दू और इंग्लिश तो 13वें साल के बाद की आप बात करते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि आज क्या आप समझते हैं कि आज उस गोद में फ़र्क पड़ा है, उस तरबियत में फ़र्क पड़ा है जिसकी वजह से वो रिजल्ट को नताइज नहीं आ रहे जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं शायद आपको अंदाजा नहीं है, 2.5 साल या 3 साल की उम्र में नर्सरी का दाखिले का इम्तिहान होता है और जब वो बच्चा 1.25 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है तो माँ और बाप पागल हो जाते हैं उसको अंग्रेजी के लफ्ज सिखाने में, पागल हो जाते हैं। मेरा बेटा ऊपर रहता है, बहू ऊपर रहते हैं, 2 मेरी पोतियां एक पोता। मैंने उन्हें कहा हुआ है कि नीचे तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, उन्होंने कहा ऊपर तुम उर्दू नहीं बोलोगे। ऊपर उर्दू इसलिए नहीं बोलोगे कि कल को ये बेटा जो है ये इम्तिहान में जाएगा तो कहेंगे इसको तो आता ही नहीं, ये तो अंग्रेजी नहीं आती इसको। उसको उंगली पकड़ के उसको अंग्रेजी सिखाते हैं। वाइट, येलो, पिंक, 1, 2 ये चीजें हम सिखाते हैं। हम उसके इर्द गिर्द हजरत मसला ये नहीं है। मैंने आपको 10,000 दफा इसी बात पर किया कि पहले 12 साल से पहले का जो अरसा है, गांधी साहब से मारा कि क्या इसी बात पे हम लड़ते हैं। वो कहते हैं 12 साल ब्रॉड बेस एजुकेशन। वो ब्रॉड बेस उस वक्त होती है कि जब आप बुनियाद मजबूत कर दें, और बुनियाद यहाँ की जब मजबूत हो। मैंने आज भी मिसाल दी है कि मैं फ्रांस में स्टाफ कॉलेज करने जब गए थे, स्टाफ कॉलेज आप जाते हैं, खालिद साहब जाते हैं, हमें 12 दिन वहां, तो स्टाफ कॉलेज में हमने 2 दिन गुजारे। तो वहां प्रीफे जो होता है ना वो 21 ग्रेड के करीब होता है, वो बहुत बड़ा अफसर होता है। वो बाद में ये सरकोजी प्रीफे थे, बाद में उनको सियासत में हिस्सा लेने का भी अलाउ किया जाता है। उनको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, तो मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा, यू आर टीचिंग द फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी इंग्लिश? वी आर टीचिंग देम इंग्लिश टू स्पीक इन ब्रसेल्स, नॉट इन फ्रांस। ये बाहर जाके बोल सकते हैं अंग्रेजी, यहां नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने, मैंने कहा क्यों? उसने कहा जिस दिन इसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी उस दिन ये मुल्क जो है ये इस मुल्क के नहीं रहेंगे। पाकिस्तान वो बदकिस्मत तरीन मुल्क है कि जिसके अलहमरा के अंदर अंग्रेजी जुबान का किताबों का फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल होता है। मुझे किसी फ्रांस के अंदर अंग्रेजी जुबान का फेस्टिवल दिखाएं या किसी इंग्लैंड के अंदर फ्रेंच जुबानों का फेस्टिवल दिखाएं, घुसता कोई नहीं। तकलीफ से बातें हैं। पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा जी। बिस्मिल्लाह। आपने माफ कर देना है मुझे। मैं माफ करता हूँ, मैं खुद माफ मांग लेता हूँ। मैंने आपके लेक्चर भी सुने हैं, अब मैं थोड़ा सा इंस्पायर भी हूँ, ज्यादा नहीं हुआ अभी। अल्लाह करे जो है वो आप मुझे इंस्पायर करने में कामयाब हो जाएं। कुल्लुकुम राइउन कुल्लुकुम मसूला, ये पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इनमें से हर एक राई है, उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। आपके पास आपका 6 फुट का जिस्म है और आपके पास आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, इसके आप मसूल हैं। इसमें मुझे आप बता दें कि इस पे आपने कितना नाफिज कर लिया। और उर्दू की जहाँ तक बात है तो उर्दू के हवाले से हमने इंशाल्लाह कोशिश शुरू की है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप हमारे साथ शामिल हों और इस तरीके को हम जो है। पहली बात तो यह है कि कभी कभी मैं लोगों से कहता हूँ इस हदीस को पूरा पढ़े। अल्लाह अकबर, मैं कांप जाता हूँ। पूरा सिस्टम अल्लाह के रसूल ने बताया, कुल्लुकुम राइयुन कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। आगे कहा हर मर्द किसका जिम्मेदार है? नान नुफ्केस का। हर औरत बच्चों की जिम्मेदार है, उसका खल्ला मर्द, ये बच्चे औरत की तरबियत गाह है। आप मुझे चीखता रहा हूं, मैं को 50 कॉलम लिखे हैं, मुझे एक इंस्टीट्यूशन बताइए कि जो माँ की तरबियत के लिए इंस्टीट्यूशन। आपको पता है कि एक औरत जब अपने उसको माँ के लिए जब तरबियत दे रहे हैं, क्या कुछ उसको पढ़ना पड़ेगा? उसको प्री नेटल, पोस्ट नेटल, एंटीनेटल केयर पढ़ना पड़ेगा, उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ी पड़ेगी, उसको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ी पड़ेगी, उसको जनाब मैरिज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़नी पड़ेगी, उसको ओल्ड एज केयर, क्या कुछ नहीं पढ़। आपने एक बनाया? नहीं बनाया, आप करते भी नहीं है। मसला यह है कि मैं मसूल हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बात मैं आज भी कहता हूं, वहां भी कहता था। पैगंबर को भी अल्लाह ने कहा
लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। खबर, हमें किसी तौर पर भी हमने तुम्हें कोई दरोगा बना के वमा अलैना इल्लल बलाग, जो है खोल के बता दो। मैं औलाद को भी खोल के बताता हूं और आपके। एक दिन भी अगर कोई मुझे ये कहे कि मैंने गुफ्तगू करते हुए ये बात कहते हुए कि ये गलत हुआ है, अपनी औलाद को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को एक्सक्लूड किया, खुल के वमा अलैना इल्लल बलाग, इतनी जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा जिम्मेदारी है ही नहीं किसी की। मुझसे पूछा जाएगा, मैं कहूंगा मैंने हर जगह कहा ऐसा काफी। अगर कामयाबी और नाकामयाबी जो है ये दलील होती, हजारों पैगंबर क़यामत के दिन ऐसे होंगे जिनके पीछे एक भी उम्मती नहीं होगा, वो फेल हो गए। उनसे ज्यादा कामयाब कौन है दुनिया के अंदर? ये जनाब, अब तो स्टेज से भी जबरदस्त की आवाजें आ रही हैं।